गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अंकित यादव है। आज हम आपको दक्ष एकेडमी हमीरपुर के माध्यम से जो भी कुछ पहुंचा पा रहे हैं, ये अमित सर का आभार है मेरे प्रति। हम लोग चर्चा करना चाहते हैं आज आपके सामने ज्योग्राफी पर। देखिए, ज्योग्राफी जैसे विषय पर ज्योग्राफी को अगर हम लोग सही तरीके से समझें तो वास्तविक रूप से यह एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। प्रत्येक चीज पर इसका अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, और जिस व्यक्ति ने मैप का बहुत अच्छा अध्ययन किया है, ज्योग्राफी उसके बिल्कुल माइंड पर चलती है। लेकिन आज हम लोग ज्योग्राफी बिल्कुल शून्य से प्रारंभ करेंगे, और ये हम कॉन्सेप्ट के साथ सबसे पहले विश्व की ज्योग्राफी प्रारंभ करेंगे। और विश्व की वो ज्योग्राफी मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ जो शायद यूट्यूब चैनल तक में आपको नहीं मिलने वाली है। ये भी मैं बात आपको बता दे रहा हूँ। हो सकता है एक आध यूट्यूब चैनल वालों ने, पूरी मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, किसी एक ने पढ़ाया होगा शायद, वो भी। चलो चर्चा करते हैं आज हम लोग। देखिए, ज्योग्राफी को आज हम लोग बिल्कुल प्रारंभ से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, जीरो से। देखिए, आज हम लोग देखें तो अब मैं आपको एक नाम बताना चाहता हूँ। एक जर्मन, याद रखना, एक जर्मन भूगोलवेता, एक जर्मन भूगोलवेता थे जिनका नाम था वैगनर। ठीक, याद रखना, इनकी देन है। एक जर्मन भूगोलवेता जिनका नाम है वैगनर। इनके द्वारा एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जिसे हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। सुनिएगा ध्यान से, इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया इसे हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इस महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के तहत जर्मन भूगोलवेता वैगनर साहब ने कहा कि जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी दो भागों में बटी हुई। इनके अनुसार इन्होंने पृथ्वी को दो भागों में बताया। पृथ्वी का एक हिस्सा इन्होंने जलमंडल बताया, जबकि पृथ्वी का दूसरा हिस्सा इन्होंने बताया स्थलमंडल। देखिए, अगर हम लोग पृथ्वी को बांटे तो जरा देखिए किस प्रकार से वैगनर साहब के अनुसार बांट सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से मैं यहाँ पर गोला बनाऊंगा आपको, और ये आपको प्रतीत होगा इस प्रकार से। देखिए, हमने माना कि हमारी एक पृथ्वी है, और इसमें मैं दूसरी बात आपको जानकारी के लिए बता दूं। इन्होंने कहा कि पृथ्वी के मध्य भाग में, पृथ्वी के मध्य का जो भाग है इसका नाम है, ये मध्य वाले भाग को इसने नाम दिया जलमंडल। ठीक, जबकि उसने कहा ये इसका उत्तरी ध्रुव और ये इसका कैसा दक्षिणी ध्रुव। और इन्होंने कहा कि ये वाला स्थलमंडल है और ये भी स्थलमंडल है, ये भी स्थल है। और इन्होंने दोनों स्थलमंडलों को संयुक्त रूप से पैंजिया नाम दिया। क्या नाम दिया भाई? पैंजिया नाम दिया। दोनों स्थलमंडलों को संयुक्त रूप से पैंजिया नाम दिया, जबकि इन्होंने जलमंडल को पैथालासा नाम दिया। पैथालासा नाम दिया। ठीक, तो इनके अनुसार क्या आपको समझना है? दो प्रश्न याद रखने हैं। वैगनर साहब के अनुसार आपको याद रखना है कि वैगनर साहब के अनुसार पृथ्वी का जल भाग क्या कहलाता है? उत्तर आपको याद रखना, क्या कहलाता है? पैथालासा कहलाता है। आपको याद रखना, पृथ्वी का स्थल भाग क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का स्थल भाग संयुक्त रूप से पैंजिया के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का स्थल भाग संयुक्त रूप से पैंजिया के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको एक विशेषता बता दूं कि इसकी जो हमारा स्थलमंडल है, इसके भी दो भाग आपको मिलेंगे। देखिए, अगर उत्तर की बात करें तो ये हमारा होगा अंगारालैंड। ये हमारा क्या होगा? अंगारालैंड। तो पृथ्वी का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? अंगारालैंड। जबकि ये हमारा होगा गोंडवानालैंड। ये हमारा क्या होगा? गोंडवानालैंड। ठीक, पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? हमारा अंगारालैंड, जबकि गोंडवानालैंड। और अंगारालैंड और आपका ये गोंडवानालैंड किसके हिस्सा भैया? पैंजिया के हिस्सा। किसके हिस्से? पैंजिया के। तो स्थलमंडल को संयुक्त रूप से नाम क्या दिया? पैंजिया। जबकि जलमंडल को नाम हम लोगों ने क्या दिया? पैथालासा। क्या ये इतनी सी बात क्लियर हुई? दूसरी बात और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, देखिए, पैंजिया से उत्पत्ति हुई है महाद्वीपों की। इससे उत्पत्ति हुई है महाद्वीपों की। इससे उत्पत्ति हुई है किसकी भाई? महाद्वीपों की।
जबकि पैथालासर जल वाले भाग से उत्पत्ति हुई है हमारी किनकी, महासागर की। ठीक, ये बात आप समझिए। तो आप याद रखना, जो पृथ्वी में जितने प्रकार के आपके 7 महाद्वीप हैं, पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। हम लोग चाहे एशिया महाद्वीप की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लें, यूरोप महाद्वीप की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात कर लें, या उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें, अंत में अंटार्कटिका महाद्वीप की बात कर लें, इनमें से हम किसी भी महाद्वीप की अगर बात करें तो जो भी महाद्वीप है इन सब की उत्पत्ति किससे हुई है, पैंजिया से। देखिए, अगर मैं आपको महासागर के बारे में बताऊं तो अगर आपसे कोई पूछे कि महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वहां आपको बिल्कुल सही बताना कि महासागर की उत्पत्ति किससे हुई है भैया, पैथालासर से हुई है। किससे हुई है, पैथालासर से हुई है। देखिए, और एक विशेषता वाली बात मैं आपको बता दूं, पैथालासर सभी प्रकार के महासागर बने हैं, जबकि याद रखना हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि महाद्वीप आपके 7 हैं, और 7 महाद्वीपों में आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा अंगारा लैंड है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहां से उत्पत्ति हुई है यूरेशिया की। किससे हुई है, यूरेशिया। यूरेशिया का तात्पर्य है कि यूरोप महाद्वीप, यूरेशिया का तात्पर्य है यूरोप महाद्वीप और आपका एशिया महाद्वीप, दोनों महाद्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है, अंगारा लैंड से हुई है। अंगारा लैंड किसका हिस्सा है भैया, पैंजिया का। दूसरा याद रखना आपको, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो भी महाद्वीप आपका किसका हिस्सा है, पैंजिया का हिस्सा है। ठीक, किस पैंजिया का, अंगारा लैंड का हिस्सा है। जबकि बाकी के जो महाद्वीप हैं, जैसे हम लोग बात कर ले, यहाँ पे एक महाद्वीप आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहां पर आपको मिलेगा नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप की उत्पत्ति किससे हुई है आपकी भाई, बताना, गोंडवाना लैंड से हुई है। गोंडवाना लैंड किसका हिस्सा है, पैंजिया का। और हम आपको बताएं यहाँ पर आपको, और यहाँ पर मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप, ये मिलेगा आपको अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की भी आपकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आप बताइएगा। अफ्रीका महाद्वीप की जो उत्पत्ति हुई है वो गोंडवाना लैंड से हुई है। कहां से हुई, गोंडवाना लैंड से। और आपको बता दें हम लोग, यहां पर मिलेगा आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भी उत्पत्ति, सॉरी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, देखिए ये दक्षिण ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, तो दक्षिण ध्रुव की उत्पत्ति कहां से हुई है भाई, और कहां से हुई है, तो गोंडवाना लैंड। और यहां से कितने महाद्वीप, एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये सारे के सारे हिस्सा किसके हैं, गोंडवाना लैंड के। जबकि अंगारा लैंड के हिस्सा कौन से, यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब हमने आपको क्या बताया, यूरोप प्लस एशिया। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भी किसका हिस्सा भाई, अंगारा लैंड का हिस्सा है। तो पृथ्वी का उत्तरी भाग, पृथ्वी का उत्तरी स्थल मंडल क्या कहलाता है, तो आपको वहां उत्तर बताना, क्या कहलाता है भाई, अंगारा लैंड कहलाता है। दक्षिणी भाग क्या कहलाता है भाई, गोंडवाना लैंड कहलाता है। आपकी जो दक्षिण भारत की भी उत्पत्ति हुई है, मैं दक्षिण भारत इस प्रकार से भारत बना दूं, तो ये भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं लोग दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत। कैसे, क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। देखिए प्रायद्वीपीय, देखिए मैं शब्द बता दे रहा हूं, एक शब्द मिलेगा आपको द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं, तो जब भी किसी याद रखना, जब भी कोई जल, ठीक, जब भी कोई जल किसी स्थल को चारों तरफ से घेरे हो, किसी स्थल को किस चारों तरफ से घेरे हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग द्वीप। लेकिन जब किसी स्थल भाग के 3 तरफ पानी है तो उसे बोलते हैं द्वीपीय, यानी सॉरी इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय। तो यहाँ देखिए, हम आपको पता चलता है, यहाँ पर हमारे भारत के अरब सागर है, यहाँ पर लोग हिंद महासागर की बात करते हैं, और हम लोग यहाँ ऊपर बात करते हैं, जो यहाँ पर जो हम लोग ऊपर बात करते हैं, यह मिलती है बंगाल की खाड़ी। क्या मिलती है भाई, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल मिलता है। क्या मिलता है भाई, बे ऑफ बंगाल मिलता है। तो याद रखना, तो प्रायद्वीपीय भारत की भी जो उत्पत्ति है, प्रायद्वीपीय भारत की भी जो उत्पत्ति है, हमारा यहाँ पे केरल राज्य है, यहाँ पे तमिलनाडु राज्य है, और मैं आपको बताऊं यहाँ पे हमारा कर्नाटक मिल जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो हमें यहाँ ऊपर जाकर महाराष्ट्र मिलता है, यहाँ गुजरात मिलता है, छोटा सा गोवा मिलता है, यहाँ देखते हैं आंध्र प्रदेश मिलता है, ये हमें उड़ीसा मिलता है, यहाँ बंगाल मिलता है, फिर ऊपर ऐसे जिला बढ़ते जाते हैं। तो ये जो भारत का नीचे वाला जो हिस्सा है, ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। देखिए ना, गोंडवाना लैंड कार्बोवोनिश महाकल्प में बना, कार्बोवोनिश महाकल्प में। अब देखिए कार्बोवोनिश महाकल्प क्या होते हैं, मैं इसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा जो वो आपको बहुत सही तरीके से समझाऊंगा। लेकिन याद रखना, केवल गोंडवाना लैंड से सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता है।
ठीक, सबसे ज्यादा कोयला कहां से निकाला जाता है? गोंडवाना लैंड से। याद रखना, सबसे ज्यादा कोयला गोंडवाना लैंड से। भारत में सबसे ज्यादा कोयला, विश्व की बात नहीं कर रहा, भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहां से निकाला जाता है? गोंडवाना लैंड के हिस्से से भारत में सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता है। तो हमने महाद्वीप के बारे में आपको बताया कि महाद्वीप आपको कितने मिलेंगे भैया? 7 मिलेंगे। जबकि मैं और आगे आपको बात बताना चाहूं, तो आगे हम लोग बात इस प्रकार कर सकते हैं महासागर के बारे में। देखिए, महासागर के बारे में बताने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं। देखिए, महासागर वैसे कई किताबों पे मैं आपको बता दूं तो महासागर मिलेगा आपको प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। आप लोगों ने गिना होगा तो ये कितने हो गए? 5। लेकिन कभी आपसे पूछे कि पृथ्वी में महासागरों की संख्या कितनी है, पृथ्वी में महासागरों की संख्या कितनी है, तो उसके लिए आपको उत्तर बताना कि पृथ्वी में जो महासागर हैं इनकी जनसंख्या केवल 4 है। क्योंकि एनसीईआरटी अंटार्कटिका को, जो कि बर्फ से ढके होने के कारण उसे किसी प्रकार का महासागर न मानकर उसे द्वीपीय भाग मानता है, महाद्वीपीय भाग मानता है। तो अपने अनुसार हम लोग देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि महासागर केवल हमें 4 मिलेंगे। और पहला कौन होगा? आपका प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद जो आपको महासागर मिलेगा वो होगा हमारा अटलांटिक महासागर। इसके बाद जो हमें मिलेगा वो होगा हमारा हिंद महासागर। अंतिम रूप से मिलेगा हमको आर्कटिक महासागर। कौन मिलेगा? आर्कटिक महासागर। तो मैं आपको महासागरों के बारे में बता दे रहा हूं, जरा सुनिए। और मैं आपको जानकारी भी बता दूं, इस विश्व ज्योग्राफी में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे महासागर की। देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये ऐसा टॉपिक है हर किसी की हिम्मत ही नहीं होती इसे पढ़ाने की। तो आप लोग आसान तरीके से बिंदुबद्ध, ठीक, मेहरबानी मानिए आप लोग, ठीक, आप भी लॉकडाउन में फंसे हुए हो, हम भी फंसे थे, ये आपको एहसान मानना चाहिए दक्ष एकेडमी का, जिसके माध्यम से आपको मैं पढ़ा पा रहा हूं। तो वहीं पे आपको देखना है, यहाँ पे आज हम सबसे कठिन कॉन्सेप्ट यानी महासागर पर चर्चा करेंगे। आज देखते हैं कि वास्तव में ये महासागर होते क्या है, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं महासागर संबंधित, इसकी वास्तविकता देखते हैं। मैं इतनी बात और आपको बता दे रहा हूं कि आप किताबें भी पढ़ लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट महासागर की समझ में नहीं आएंगे। पहले तो मेरी एक छोटी सी बात ध्यान में देखिए, महासागर जिस प्रकार से आप लोग पृथ्वी में स्थलमंडल देखते हो, तो स्थलमंडल में आपको क्या दिखाई देता है? ठीक, पहाड़ दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, गड्ढे दिखाई देते हैं, एक पहाड़ी दिखाई देती है, पहाड़ों की काफी श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। इस प्रकार की संरचना भी महाद्वीप के महासागर के अंदर होती है, जिससे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखिए, हम लोग महासागर की बात करें तो आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक, इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक, ये, ठीक। तो याद रखना, ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना, ये बढ़ते क्रम में है, ठीक, किस क्रम में? घटते क्रम में है ये लोग। तो सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। फिर उससे छोटा कौन है? अटलांटिक महासागर। उससे छोटा कौन है? हिंद महासागर। सबसे छोटा कौन है? आर्कटिक महासागर। देखिए, महासागर के बारे में हम लोग महासागर की संरचनाओं के बारे में देखेंगे, जहां से परीक्षा में कई प्रश्न बनते हैं। और ये ऐसे प्रश्न बनते हैं जिनके शब्द भी समझ में नहीं आते हैं। देखिए, हम लोग संरचना के बारे में बात करते हैं, महासागर की संरचना के बारे में। हेडिंग बना लीजिएगा, इसे बिल्कुल उतार लीजिएगा, महासागरीय संरचना, महासागरीय संरचना। देखिए, इस प्रकार से मैं आपके सामने बात करूंगा महासागरीय संरचना के बारे में, ठीक, महासागरीय संरचना। महासागरीय संरचना ये देखिए, महासागर के अंदर अगर कल्पना करें तो ये पूरा जल भरा हुआ है, ठीक, जल भरा हुआ है। एक महासागर के अंदर इस प्रकार की भी संरचना बनी होती है जो हमसे परीक्षा में उसकी शब्दावलियों को पूछता है। हमसे पूछेगा ये इस प्रकार की आपको संरचना दिखाई देती है, क्या है
ये कौन संरचना है, ये कौन सी संरचना है। देखिएगा पूर्ण रूप से देखा जाए तो महासागर में केवल अगर हम लोग इसकी बात करें, 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 हम लोग इसकी बात करें और हम लोग इसकी बात करें, तो हमारे महासागर में कुल मिलाकर 6 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस पर हम लोग बात करें तो हम लोग इसे इस तरफ नाम देंगे महाद्वीपीय, महाद्वीपीय तट। बिल्कुल मैं साफ साफ लिख रहा हूं, आप लोग साफ साफ भी लिखिएगा। इसे हम लोग नाम देंगे महाद्वीपीय तट। ये अंतिम हिस्सा होता है महासागर का। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखते हो महासागर के किनारे, आप लोग किसी भी समुद्र के किनारे देखोगे इस प्रकार से कुछ जमाव हो जाता है, इस प्रकार से धूल मिट्टी कचड़े का जमाव हो जाता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं महाद्वीपीय निक्षेप। ये नाम देते हैं महाद्वीपीय निक्षेप। ठीक, क्या नाम देते हैं, महाद्वीपीय निक्षेप। ठीक, ऊर्ध्वाधर। ठीक, महाद्वीपीय निक्षेप ऊर्ध्वाधर। अब याद रखना इसके पास से जमाव हो जाता है। अब जब ये तुमसे कभी पूछा जाए इस जमाव का नाम, अगर पूछा जाए इस पूरे तट को हम लोग क्या नाम देते हैं, अगर आपसे पूछा जाए इस पूरे तट को क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं महाद्वीपीय, नाम देंगे महाद्वीपीय निगमन तट। क्या नाम देंगे, महाद्वीपीय निगमन तट। दूसरी बात और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके अलावा यहाँ पर जो एक प्रकार की आपको ढाल मिल रही है, ये ढाल से संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये ढाल संरचना दिखाई दे रही है, नीचे को संरचना जा रही है। ये जो ढाल वाली संरचना होती है, ये जो ढाल वाली संरचना होती है, इसे हम लोग जियोग्राफी की भाषा में महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। इसे हम लोग जियोग्राफी की भाषा में क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय ढाल। इसे ज्योग्राफी की भाषा हम लोग क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय ढाल के नाम से जाना जाता है। अगर महाद्वीपीय ढाल की गहराई की बात करें तो ये होती है 150 से लेकर 200 मीटर तक। ठीक, 150 से लेकर 200 मीटर तक महाद्वीपीय ढाल की गहराई होती है। जबकि हम लोग बात करें जो नीचे वाला जो तीसरा हिस्सा था, इसे लोग नाम देते हैं महाद्वीपीय। ठीक, महाद्वीपीय, इसे लोग नाम देते हैं महाद्वीपीय नित्तल, महाद्वीपीय नित्तल का मैदान, महाद्वीपीय नित्तल का मैदान। ठीक, ये महासागर की संरचना है। ये सभी प्रकार के महासागर में पाई जाती हैं, चाहे आपका प्रशांत महासागर हो, हिंद महासागर हो, क्योंकि पृथ्वी के जल भाग को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए महाद्वीपीय नित्तल का मैदान, और महाद्वीपीय नित्तल के मैदान की गहराई की बात करूं तो ये होती है 3000 से लेकर 6000 मीटर तक। ठीक, 3000 से लेकर 6000 मीटर तक इसकी गहराई होती है। अगली जो आपको संरचना दिखाई देती है, अब ये संरचना दिखाई देती है तो इस संरचना को हम लोग नाम देते हैं कटक। क्या नाम देते हैं, कटक। अगर आपसे पूछा जाए कटक क्या है, ठीक, अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो यार ना कटक क्या है, तो महासागर में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला, महासागर में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला। जैसे कल्पना करते हैं कोई महासागर है, इस महासागर के अंदर इस प्रकार श्रृंखला पाई जाती है, इसे हम लोग नाम देते हैं कटक। हम आगे प्रश्नों को देखेंगे कि सबसे बड़ा कटक किसका है। तो याद रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, जो आपको अटलांटिक महासागर है, जो आपका अटलांटिक महासागर है, याद रखिएगा, ये जो आपका अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर का कटक सबसे बड़ा, सबसे लंबा कटक है, लगभग 14500 किलोमीटर। अब इस कटक से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगर आप लोग यहां से नहीं समझ पाए तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाओगे। याद रखना, मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं, वीडियो को बार बार देखिएगा, लेकिन उसको बिल्कुल सही ढंग से समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जिस समय मैं आपको बताऊंगा, पूरा विश्व का मैप बनाऊंगा यहाँ पर आपके व्हाइट बोर्ड पर, और मैप के साथ हम देखेंगे कि प्रशांत महासागर कितने देशों की सीमा छूता है, उसके भाग कितने हैं, प्रशांत महासागर में कितने द्वीप स्थित हैं, वो ज्वालामुखी कौन कौन से हैं जो स्थित हैं, वो इस प्रकार की संरचना हम आपके सामने बताएंगे। थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं कटक। अब इसके बाद देखो एकांकी पहाड़ी मिलती है, जिसे हम लोग नाम देते हैं गुवाट, गुयाट। क्या नाम देते हैं, गुवाट। तो एक ना आपके महासागर में पाई जाने वाली एकांकी पहाड़ी क्या कहलाती है भाई, गुवाट कहलाती है। क्या कहलाती है, गुवाट। जबकि दूसरी संरचना मैं आपको जानकारी बता दूं, इस प्रकार से आपको संरचना मिली है, इसे बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त।
तो याद रखना गर्त का मतलब गड्ढा होता है। तो सभी प्रकार के महासागर में इस प्रकार के गड्ढे पाए जाते हैं, लेकिन मैं सभी महासागरों को मिलाकर एक बात कहूं तो सबसे बड़ा जो गर्त है वो है प्रशांत महासागर गर्त, ठीक, जिसे हम लोग नाम देते हैं मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रंच, ठीक, मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रंच। जबकि दूसरी बात रखना कहां पर स्थित है ये, तो इसे बता देना, ये जो स्थित है आपका, ये जो आपका स्थित है, ये स्थित है आपका फिलीपींस द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह। कहां पर स्थित है भाई? फिलीपींस द्वीप समूह, आप लोग जानते हो, ठीक। अब हम लोग चर्चा करते हैं, आपको बता एक प्रश्न दे रहा हूं मैं कल के लिए, ये आपको बात समझ में आ गई हो। मैं 12वीं क्लास यहीं से स्टार्ट करूंगा और आपको बताऊंगा ज्योग्राफी में आगे एक एक महासागर। हम लोग सबसे पहले प्रशांत महासागर को लेंगे, प्रशांत महासागर की संरचना, प्रशांत महासागर की आकृति, प्रशांत महासागर का विस्तार, प्रशांत महासागर में कितने द्वीप हैं, और महासागरों से चलने वाली धाराओं पर भी हम चर्चा डालेंगे एक कॉन्सेप्ट के जरिए। काली धारा किसे कहते हैं, प्रशांत महासागर में कौन सी गर्म धाराएं हैं, कौन सी ठंडी धाराएं हैं। आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं एक ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं आपको जो पूरे यूट्यूब में कोई पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक। और जो पढ़ाई होगी तो आप कॉन्सेप्ट यहां पर समझिए कि ये कॉन्सेप्ट किस प्रकार से है, ये आप लोग समझिएगा ये कॉन्सेप्ट हमें कितने आसान तरीके से दिया जा रहा है, ठीक। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, एक प्रश्न दे दे रहा हूं आपको कल के लिए, हम अगली क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक प्रश्न दे दे रहा हूं, प्रश्न ये जो फिलीपींस द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक। ढूंढ लीजिएगा प्रश्न को, जरा थोड़ा बहुत गूगल भी कर लिया करिए क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक। तो फिलीपींस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये प्रश्न याद रखना। मैंने दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप नहीं पूछा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप नहीं पूछा, ठीक। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि फिलीपींस द्वीप समूह का सबसे बड़े द्वीप का क्या नाम है और वो कहां स्थित है, और उसमें एक प्रश्न और जो लेना, उस पर अधिकार किसका है। फिर हम अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे, महासागरीय धाराओं के हम कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको और सभी प्रकार के प्रश्न बताएंगे। तो इसके बाद मैं और बता दूं, इसके बाद और मैं एक महा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आपको, बिल्कुल एक संग्रामिक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। अगला जो महासागर के बाद टॉपिक होगा, मैं आपको पवन पढ़ाऊंगा। अगर एक क्वेश्चन लेखपाल में आ गया तो मैं लिख कर देता हूं, अगर आपने यहां से पढ़ा तो प्रश्न आपका ही होगा। और इसके बाद मैं और तीसरी बात बता दूं, इसके बाद और मैं जटिल प्रक्रिया तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, एक कठिन टॉपिक मानसून पढ़ाऊंगा। गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब कर लीजिएगा, ऐसा आपको कभी मिलने वाला नहीं है, ठीक। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और आराम से लॉकडाउन का पालन करते रहिए और अपने घर में पढ़िए। देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं जाते जाते, कि बुरे दिन के भी कुछ दिन होते हैं और बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं। क्लियर है मेरी बात को? ये जो महामारी, जो संकट आई है, ये वास्तव में आप लोग देख लीजिए, आप ही लोग घर में कहते हैं कि दुनिया बहुत बदल गई है, दुनिया में ये है, ये लोग अच्छे नहीं है, ये लोग बुरे हैं, ये है क्या। वास्तविकता तो पता चली आज कि हम लोगों की औकात क्या है। एक वायरस ने सबको हिलाकर रख दिया, ये थे हम लोगों की औकात। हम लोग किसके बिना नहीं रह सकते, क्या नहीं कर सकते आज। लेकिन एक बात पता चली कि हिंदुस्तान कितना लोकतांत्रिक है, कितने लोग